आज मैं कॉलेज क्या पहन कर जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा, आज तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? जाना तो है माँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहन कर जाऊँ। अलमारी में कपड़े भरे पड़े हैं, फिर भी कह रही है क्या पहनूं? कुछ भी पहन ले। अरे नहीं माँ, आज कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए मुझे आज ऐसा बनकर जाना है कि सब मुझे बस देखते ही रह जाएं। बेटी तू पहले से ही इतनी सुंदर है, कुछ भी पहनेगी तुझ पर अच्छा लगेगा। तभी कमरे में सफाई कर रही राधिका बोली, माँ मेरे कपड़े कई जगह से फट गए हैं, शालू की अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, मुझे इनमें से कोई एक ड्रेस पहनने के लिए दे दो ना। मेरी बेटी की कपड़ों पर नजर डालती है काली कलूटी, तुझे पता भी है कितने महंगे महंगे ड्रेस है। अपनी औकात मत भूल, तू इस घर की नौकरानी है, समझी? तू फटे पुराने कपड़े पहनने के लायक है। अब जा यहाँ से अपनी मनहूस शकल लेकर। बेचारी राधिका अपने ही घर में नौकरानी की तरह रहने के लिए मजबूर थी। उसकी सौतेली माँ ललिता और सौतेली बहन शालू उस पर बहुत अत्याचार करती थी, लेकिन बेचारी राधिका की सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर अपने दिन गुजार रही थी। वहीं दूसरी ओर उसकी सौतेली बहन शालू जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उस कॉलेज में सौरभ नाम का एक लड़का पढ़ता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार। कुछ समय बाद कॉलेज खत्म होते ही शालू सौरभ के बारे में बताते हुए अपनी माँ ललिता से बोली, माँ मुझे सौरभ बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसका घर परिवार कैसा है, कहीं गरीब घर का तो नहीं है? अरे माँ मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ। सौरभ बहुत अमीर है और अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। उसके पास बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा सब कुछ है। अगर ऐसी बात है तो कल ही सौरभ को घर बुलाओ। ऐसे पैसे वाला लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी कितनी सयानी हो गई है। अगली सुबह शालू फोन करके सौरभ को मिलने के लिए घर बुलाती है। सौरभ अपने माता पिता को लेकर उसके घर आया, लेकिन साथ में उनके साथ एक बदसूरत लड़का भी था। तभी सौरभ की माँ सुजाता बोली, बहन जी आपकी बेटी बहुत सुंदर है, वैसे भी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं। लेकिन क्या बहन जी? देखिए हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। सौरभ की कुंडली में छोटा सा दोष है, हमने पंडित जी को दिखाया था, उन्होंने इसका हमें समाधान भी बताया। तो फिर आप जल्दी से समाधान करते क्यों नहीं? समाधान इतना आसान नहीं जितना आप समझ रही हैं। दरअसल हमारे साथ जो आपको नौकर दिखाई दे रहा है, इसका नाम मोहन है। पंडित जी ने कहा है अगर इस नौकर की शादी और अपने बेटे की शादी एक ही दिन एक ही मंडप पर करोगे, तभी सौरभ की कुंडली का दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इस नौकर के लिए कहीं लड़की मिल ही नहीं रही। एक तो इतना बदसूरत है और ऊपर से इतना मोटा, इसलिए इसके लिए लड़की कहीं मिल ही नहीं रही। ये सुनकर ललिता सोच में पड़ गई। मैं इतने अच्छे घर का रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगी। मेरी बिटिया के फ्यूचर का सवाल है, क्यों ना मैं काली कलूटी की शादी इस नौकर से करवा दूं? मुझे दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और पैसे बच जाएंगे और मेरी बेटी शालू की शादी भी हो जाएगी। ललिता ने इस बारे में राधिका से पूछना भी जरूरी नहीं समझा। फिर वो राधिका को बाहर बुलाती है और शालू की होने वाली सास सुजाता से बोली, बहन जी अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने समाधान ढूंढ लिया है। ये तो राम मिलाई जोड़ी हो गई। ये हमारे घर की नौकरानी राधिका है, हमें इसकी भी शादी करनी है। बेचारी अनाथ है, मैं तो कहती हूँ अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर जल्दी से शादी कर देनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मोहन को भी लड़की आखिर मिल ही गई, बिल्कुल इसके जैसी ही, एकदम काली। बेचारी राधिका कुछ नहीं कह पाई और उसकी शादी बिना उसकी मर्जी जाने तय कर दी। उसके बाद ललिता और शालू शादी की शॉपिंग करने में जुट गए। एक दिन ललिता शालू को लेकर ब्राइडल लहंगा खरीदने जा रही थी कि तभी राधिका बोली, माँ मैं भी चलूंगी आपके साथ शॉपिंग करने। तू क्या करेगी हमारे साथ चलकर? घर पर रहकर घर का काम कर, समझी? माँ अब शालू के लिए शादी का लहंगा खरीदने जा रही हैं, पर मेरी भी तो शादी उसी दिन है, तो मेरे लिए भी ज्यादा महंगा नहीं, सस्ता सा एक लहंगा ला देना। तेरी शादी कौन से अंबानी के बेटे से होने वाली है? हाँ तेरे जैसे नौकर से तो तेरी शादी हो रही है। कोई भी पुरानी सी साड़ी पहनकर शादी कर लेना, ब्राइडल लहंगा पहनने की जरूरत नहीं है काली कलूटी।
माँ चलो, देर हो रही है, मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी तो खरीदना है। हाँ बेटी चलो, इस काली कलूटी को तो मैं आकर बताती हूँ। जब देखो अपनी काली शक्ल लेकर सामने आ जाती है। जहाँ ललिता ने अपनी बेटी शालू को शॉपिंग मॉल से इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीद कर दिया, वहीं बेचारी राधिका के पास एक नई सस्ती साड़ी भी नहीं थी जिसे वो शादी में पहन सके। शादी की सारी शॉपिंग करने के बाद शालू ने ब्यूटी पार्लर में महंगा फेशियल करवाया। वहीं बेचारी राधिका घर की साफ सफाई करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद शालू घर लौटी और बोली, माँ देखो कितना बढ़िया निखार आया है, मैंने डायमंड फेशियल करवाया है। शालू बेटा, तुझे फेशियल करवाने की क्या जरूरत थी? तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो, और जब तुम पूरे 1 लाख का ब्राइडल लहंगा पहनोगी तब तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लगोगी। मेरी प्यारी बेटी को किसी की नजर ना लगे, सबसे सुंदर दुल्हन बनकर तैयार होगी मेरी बेटी। दूर खड़ी राधिका ये सब सुन रही थी, उससे रहा नहीं गया और वो शालू से बोली, शालू तुम्हारा रंग तो कितना निखर गया है डायमंड फेशियल करवाने से, ये तो कमाल ही हो गया। अगर डायमंड फेशियल मैं भी करवा लूँ तो काली चमड़ी को जितना भी ग्रीस लगा लो वो काली की काली ही रहेगी, उसके ऊपर निखार नहीं आ सकता। तू काली की काली ही रहेगी, समझ गई? मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ, इसलिए फेशियल करवाने से मेरा रंग और निखर गया। आई बात समझ में? ये सुनते ही राधिका रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ देखो ना, कल मेरी शादी है और मेरे पास एक ब्राइडल लहंगा भी नहीं है। मेरी किस्मत कितनी खराब है, मेरी किस्मत में शादी का लहंगा भी नसीब नहीं। क्यों माँ, काले लोग सच में मनहूस होते हैं? बताओ ना माँ। इतना कहकर राधिका रोते रोते सो गई। तभी राधिका की स्वर्गवासी माँ उसके सपने में आई और बोली, मेरी प्यारी बच्ची देखो, मैं आ गई। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे पता है कल तुम्हारी शादी है और शादी में पहनने के लिए तुम्हारे पास लहंगा नहीं है, लेकिन तुम दुखी मत हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरा जादुई लहंगा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अगले दिन जब राधिका नींद से जागी, उसने देखा उसके सामने चमचमाता हुआ जादुई ब्राइडल लहंगा था। राधिका ने जैसे ही वो लहंगा पहना, वो परियों की तरह सुंदर दिखने लगी। ये देख राधिका खुशी से झूम उठी और माँ की तस्वीर की ओर देखते हुए बोली, माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माना आप मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन आपका प्यार और आशीर्वाद इस जादुई ब्राइडल लहंगे के रूप में मेरे साथ है। देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा। ये कहते हुए राधिका का चेहरा खिल उठा। वहीं दूसरी ओर शालू अपना 1 लाख का लहंगा पहनकर शादी के मंडप में आ चुकी थी। सब बस राधिका के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो मंडप में आई, सभी लोग बस उसे देखते ही रह गए। ललिता तो राधिका को इतना सुंदर देख बुरी तरह जल भुन गई। मनहूस काली कलूटी, तो इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? और इतना ज्यादा सुंदर लहंगा तेरे पास कहाँ से आया? जल्दी बता। ये मेरी माँ का जादुई ब्राइडल लहंगा है। क्या हुआ अगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। उनके आशीर्वाद की वजह से मुझे सुंदरता मिली है। राधिका की खूबसूरती देख सौरभ अपनी माँ सुजाता से बोला, माँ मैं शालू से शादी नहीं करूँगा, मैं राधिका के साथ शादी करना चाहता हूँ। देखो राधिका कितनी ज्यादा सुंदर है। सौरभ की ये बात सुन शालू गुस्से से बोली, सौरभ ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे छोड़कर इस नौकरानी से शादी करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तो तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर तो तुम्हारी नौकरानी है, इसलिए मैं तुमसे नहीं अब राधिका से शादी करूँगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं मोहन से ही शादी करूँगी। राधिका ने सौरभ से शादी से इनकार कर दिया। राधिका ने खुशी खुशी मोहन से शादी की। शादी होते ही जादुई लहंगे के जादू से मोहन बहुत ही हैंडसम दिखने लगा। ये नजारा देख वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उसके बाद राधिका पति मोहन के साथ जादुई लहंगे की मदद से अपनी एक अलग दुनिया बसाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी ओर सौरभ शालू को मंडप में छोड़कर चला गया। आखिर में राधिका की सौतेली माँ बेटी हाथ मलती रह गयी।
वंशिका 2 साल की थी। तभी बीमारी की वजह से वंशिका की मां की मौत हो जाती है। वंशिका के पिता बिजनेस करते थे, इसलिए वो अक्सर शहर जाया करते थे। गांव में वंशिका की देखभाल करने के लिए उसके पिता नयनतारा से दूसरी शादी कर लेते हैं। नयनतारा से शादी करने के बाद वंशिका के पिता कभी कभी ही गांव आया करते थे। नयनतारा वंशिका की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। 2 साल बीत जाते हैं और नयनतारा को भी एक बेटी होती है। नयनतारा की बेटी दिखने में काली पैदा होती है। वो वंशिका की तरह खूबसूरत नहीं होती, लेकिन नयनतारा और उसके पति को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। नयनतारा अपनी बेटी के पैदा होने पर घर में एक पूजा रखवाती है। नयनतारा अपनी बेटी का नाम चंदा रखती है। पूजा में नयनतारा की मौसी भी आती है। पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन नयनतारा की मौसी नहीं जाती। रात को नयनतारा अपनी मौसी से बात कर रही थी। मौसी, मैं बहुत खुश हूँ। सारा दिन वंशिका मुझे अपने साथ खेलने के लिए तंग करती रहती है। अब उसकी छोटी बहन आ गई है, तो अब वो अपनी बहन के साथ खेलेगी और मैं चैन से अपना काम कर पाऊंगी। क्या नयनतारा, तू भी इतना खुश हो रही है? मुझे तो तेरे लिए और तेरी बेटी के लिए बहुत चिंता है। कैसी चिंता मौसी? अरे देख अपनी बेटी को और देख अपनी सौतेली बेटी को। दोनों की खूबसूरती में जमीन आसमान का फर्क है। आगे जब तू दोनों की शादी के लिए लड़का देखेगी तो अच्छा लड़का तो वंशिका से ही शादी करेगा। भला तेरी बदसूरत बेटी से कौन शादी करेगा? मेरी बेटी बदसूरत नहीं है मौसी, बस उसका रंग सांवला है। ये बात मैं समझूंगी, लेकिन हर कोई नहीं। तू जानती नहीं है, शादी ब्याह में लड़के वाले सबसे पहले लड़की की खूबसूरती देखते हैं। मैं तेरी मौसी हूँ, इसलिए तुझे अभी से ही इस बात के लिए सतर्क कर रही हूँ। इस तरह नयनतारा की मौसी उसकी बहुत कान भरती है। अगले दिन मौसी चली जाती है, लेकिन नयनतारा के दिमाग में अभी भी वही सारी बातें चल रही थी। मैं बहुत देर से इस बारे में सोच रही हूँ। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मौसी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अपना सब कुछ छोड़कर वंशिका की माँ बनने के लिए तैयार हुई, लेकिन कहीं मेरा ये दयालुपन मुझ पर ही भारी न पड़ जाए। इस तरह नयनतारा अपनी मौसी की बातों में आ जाती है। इस तरह बहुत साल बीत गए। अब वंशिका और नयनतारा की बेटी चंदा दोनों ही बहुत बड़े हो जाते हैं। चंदा अपने सांवले रंग की वजह से बहुत दुखी रहती थी। वंशिका बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन चंदा कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। एक दिन नयनतारा वंशिका से कहती है, वंशिका कहाँ है? नयनतारा की आवाज सुनकर वंशिका कहती है, कहीं नहीं माँ, कमरे में थी। कमरे में क्या रखा है जो सारा दिन कमरे में बंद रहती है? घर के काम नजर नहीं आते हैं क्या? चंदा साफ सफाई में रहने वाली लड़की है और घर अभी तक गंदा पड़ा है। मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे आने तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए। नयनतारा बाजार चली जाती है और वंशिका घर के काम करने लगती है। वंशिका थोड़ी देर में घर के काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है तो उसकी सहेली आ जाती है। वंशिका चल, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। नहीं पूजा, मैं नहीं जाऊंगी। क्या यार वंशिका, सारा दिन घर में रहती है। तुझे याद भी है आखिरी बार हम एक साथ बाहर कब गए थे? आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। अपनी सहेली के बार बार कहने पर वंशिका उसके साथ बाजार चली जाती है। घर में अकेली सिर्फ चंदा थी। थोड़ी देर बाद नयनतारा घर आ जाती है और वो वंशिका को घर में नहीं देखती है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद वंशिका घर आती है। करमजली, मेरी बेटी चंदा को घर पर अकेली छोड़कर चली गई थी। तू अच्छे से जानती है उसे घर में अकेले डर लगता है। वंशिका सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। तभी अचानक वंशिका के पापा आ जाते हैं। नयनतारा, हो गई बच्ची से गलती, अब इतना क्या डांट रही हो? हाँ, आप तो अपनी बेटी की साइड लोगे ही। मेरा और चंदा का क्या? हम दोनों तो आपके कुछ लगते ही नहीं है ना। मैं तो आपकी दूसरी बीवी बनकर घर आई हूँ। आप अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए एक नौकरानी घर में क्यों नहीं ले आए? अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं भी तो इस घर की नौकरानी ही हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? गलत क्या बोल रही हूँ? अगर घर में नौकरानी होती तो उसे पैसे देने पड़ते, इसलिए मेरे से शादी कर ली, जिससे एक मुफ्त की नौकरानी घर आ गई। ये क्या बोले जा रही हो तुम? तुझे अंदाजा भी है? न जाने कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो।
माँ पापा प्लीज आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। हाँ मेरी गलती है, मुझे चंदा को अकेले घर पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर वंशिका अपने कमरे में चली जाती है। वंशिका के पापा भी वहाँ से चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद चंदा अपनी माँ से कहती है, माँ आप वंशिका को कुछ नहीं बोलती हो? नहीं मेरी लाडली बिटिया, तूने देखा नहीं अभी मैंने उसे कितनी डांट लगाई है। सिर्फ डांट लगाई है ना, इस बात पर तो आपको उसकी पिटाई करनी चाहिए थी। मुझे पता है आपके मन में भी उसके लिए प्यार है। मैं काली हूँ ना, इसलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता, आप भी नहीं। इतना बोलकर चंदा वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी को खुश करने के लिए नयनतारा का अत्याचार वंशिका पर बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है, वंशिका सब्जियां काट रही थी। तभी अचानक नयनतारा उसके पास आती है और बोलती है, तुझे क्या लगता है तू मेरी बेटी से खूबसूरत है तो कुछ भी कर सकती है? लेकिन एक बात अच्छे से समझ ले, जब तक मैं हूँ तब तक तेरा इस घर में कुछ नहीं चलने वाला है। लेकिन माँ मैंने क्या किया है? बेवजह आप मुझ पर गुस्सा करती रहती हो, कुछ तो कारण होगा। क्यों आप मेरे से इतना नफरत करते हो? तेरी खूबसूरती की वजह से मैं तुझसे नफरत करती हूँ। लेकिन माँ इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी ही गलती है। तू भी जानती है कि तू खूबसूरत है, इसलिए तेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी चंदा की नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है माँ, ये सब तो मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं है। ज्यादा अच्छी और भोली बनने की कोशिश मत कर, तेरे जैसी लड़की को अच्छे से जानती हूँ मैं। इतना बोलकर नयनतारा वहाँ से चली जाती है। वंशिका काम करते हुए बहुत रोती है। आज मुझे पता चला आखिर माँ मेरे से इतना नफरत क्यों करती है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे सांवले हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मैं सांवली हो जाऊँ। इस तरह वंशिका बहुत रोती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रेखा नाम की औरत नयनतारा के घर आती है। नयनतारा रेखा से बोलती है, रेखा बहन, मेरी बेटी चंदा के लिए अमीर और व्यवहारिक घर का रिश्ता देखो। लेकिन नयनतारा बहन, वंशिका तो चंदा से बड़ी है ना? हाँ, लेकिन मैं चंदा की शादी पहले करवाना चाहती हूँ। चंदा के लिए अमीर घर का रिश्ता देखना मुश्किल है, क्योंकि अमीर लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं होती है और वो अपने घर के लिए खूबसूरत बहू देखते हैं। अगर वंशिका के लिए ढूंढना होता तो आसानी से मिल जाता, लेकिन चंदा के लिए बहुत मुश्किल है। ये बातें चंदा सुन लेती है और वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है। वंशिका भी पीछे से चंदा के कमरे में जाती है। चंदा रो मत। तू मेरे कमरे में क्यों आई है? हाँ जरूर, तू मेरे कमरे में मेरा मजाक बनाने आई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है मेरी बहन। तू और माँ मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचती हो? हम गलत सोचते नहीं हैं, बल्कि यही असलियत है। तू सबके सामने भोलेपन का मुखौटा पहन कर रखती है, लेकिन मैं तेरे बारे में अच्छे से जानती हूँ। जब भी तू मेरे बारे में ऐसी बातें सुनती है तो तुझे बहुत मजा आता होगा। तू बहुत खुश होती होगी ना। तेरी शादी तो किसी अमीर घर में हो जाएगी और बस मेरी शादी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। चंदा बहन, तेरी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। क्या हुआ, तू सांवली है तो मन की तो मेरे से खूबसूरत है ना? तुझे क्या लगता है तेरी इन बातों से मैं तुझे अपनी बहन मानने लगूंगी? मेरे कमरे से बाहर निकल जा। मेरी बात सुन। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने कहा ना, मेरे कमरे से बाहर निकल। इस तरह वंशिका चंदा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चंदा उसकी एक नहीं सुनती। वंशिका चंदा के कमरे से बाहर आ जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वंशिका की सहेली निशा उसके घर आती है। उस वक्त घर में बस चंदा और वंशिका थे। वंशिका निशा से बात कर रही थी। तभी बातों ही बातों में निशा वंशिका से कहती है, वंशिका, मैंने कभी भी तुझे और तेरी बहन चंदा को एक साथ बैठकर बात करते नहीं देखा। यहाँ तक कि मैंने तो उसे कभी तेरे आसपास भी नहीं देखा। क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। लेकिन क्यों? हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसे लगता है कि मैं उसका मजाक बनाती हूँ। निशा, अब तू ही बता, अगर मैं खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? पता नहीं क्यों माँ और चंदा को लगता है कि मुझे मेरी खूबसूरती पर घमंड है। मैं अपनी माँ और बहन के प्यार के लिए बहुत तरसती हूँ। मैं उसे कैसे समझाऊँ? वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोचती रहती हूँ, काश एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए और चंदा की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो और उसे वहाँ बहुत प्यार मिले।
चंदा वंशिका और उसके सहेली की बातें दरवाजे पर खड़ी होकर सुन लेती है। वो अपने कमरे में जाती है और खुद में बोलती है, मुझे तो लगता था कि वंशिका को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है और वो मेरा मजाक बनाती होगी, लेकिन वो तो वाकई बहुत अच्छी है और हमेशा मेरे अच्छे के लिए सोचती है। मैं ही गलत थी जो अपनी ही बहन से जलन कर बैठी। इस तरह चंदा को अपनी गलती पर पछतावा होता है। थोड़ी देर बाद वंशिका की सहेली चली जाती है। उसके जाने के बाद चंदा वंशिका के कमरे में जाती है और उसे गले से लगा लेती है। नयनतारा दोनों को गले लगते हुए देखती है। माँ, आप भी आओ। चंदा, तुझे क्या हो गया अचानक? हम गलत थे माँ, जो ये सोचते थे कि वंशिका को अपनी खूबसूरती पर घमंड है। ये तो अकेले में भी मेरे बारे में अच्छा ही सोचती है। अब मेरी शादी कहीं हो या ना हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब हम दोनों बहनें हमेशा एक साथ ही रहेंगे। ये जानकर नयनतारा भी बहुत खुश होती है और अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की गलतफहमी दूर हो जाती है और वंशिका अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।